हाय दोस्तों, एनपीओ के हमने सारे कॉन्सेप्ट 3 क्लास में डिस्कस कर लिए थे। सारे रिवीजन हमने कर लिया है, 3 क्लास हमने लगाई और एनपीओ के सारे रिवीजन कॉन्सेप्ट वो है डिस्कस कर लिया है। आज मुझे आपको वो क्वेश्चन कराने हैं जिनका आंसर स्टडी मटेरियल के अंदर नहीं है। तब इलस्ट्रेशन जो होते हैं उनका आंसर तो आपको मिल जाता है स्टडी मैट में। तो अगर कोई स्टूडेंट सेल्फ स्टडी भी कर रहा है तो स्टडी मैट को देखकर, उसके आंसर को देखकर अपने आंसर बना सकता है। कहीं पर अटक जाएगा तो उसको हेल्प हो जाएगी, आंसर मिल जाता है। बट उन क्वेश्चन में अटक जाए अगर स्टूडेंट जिनके आंसर ही नहीं है तो उसको दिक्कत होती है। तो इसलिए मेरा पर्पस है उन क्वेश्चन को कराना रिवीजन में जिन क्वेश्चंस के आंसर स्टडी मैट में नहीं है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और उसके आंसर नहीं दे रखे। तो ऐसे हमारे पास 3 क्वेश्चन दे रखे हैं दोस्तों। स्टडी मैट खोल लीजिए, पेज नंबर 262 में एक क्वेश्चन है एनपीओ का। इससे पहले जो 2 क्वेश्चन थे वो 2 क्वेश्चन थे फाइनल अकाउंट के, जो मैं करा चुका था। अब एनपीओ के कर लेते हैं। द फ्लोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ गैलेक्सी ह्यूमन वाला एक क्वेश्चन ये वाला है, एंड दूसरा क्वेश्चन है उसी के नीचे फोर्थ वाला। अच्छा, एक चीज और आपको दिखा देता हूं। जो फोर्थ क्वेश्चन है ये हालांकि 3 क्वेश्चन थे स्टडी मैट के अंदर, तो फोर्थ क्वेश्चन है ना वो एक और बार कॉपी कर दिया इन्होंने। देखिए अभी तक आप देखोगे तो यहाँ पर 13,60,000 टोटल है ना, और नीचे वाली लाइन पढ़िएगा तो यहाँ पर देखना डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड 2%, 5% और 33.33%। सबसे नीचे आओगे ना, एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, अनसॉल्व्ड केस। इसके अंदर भी सेम वही चीज है। देखो 13,60,000, 13,60,000 एंड वही 2%, 5% और 33.33%। मतलब जो पहला वाला क्वेश्चन है ना वही क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है इस वाले पे। बाकी मैंने देखा नहीं इतना डिटेल में, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, बस नाम का फर्क दे दिया है। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूं, कि कौन सा क्वेश्चन है ये। सब्सक्रिप्शन दे दिया, ठीक है, एंट्रेंस फीस है, ठीक है, प्रोसीड ऑफ कंसर्न, ठीक है, इंटरेस्ट ये भी ठीक है। तो सर ये वाले तो मैच कर लेते हैं एक बार। इनकी ग्राउंड 2,10,000, 360, 240, 15,000, 20,000, 17,500 और 4,97,500। भैया ठीक है सर, ये वाला क्वेश्चन और इसके ऊपर वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। पर यहाँ पर नई चीज क्या कर दी, यहाँ पर कोई और क्लब होगा, कोई और एनपीओ होगी, वहां पर कोई और एनपीओ हो, पर क्वेश्चन सेम है। तो एक बार मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्वेश्चन आप कर लीजिएगा घर से। बाकी एक बार और चेक कर लेता हूँ कोई अदर चीज यहाँ पर देखने को मिलती है। सब्सक्रिप्शन 50,000 का, ये 10,000 रुपए, ठीक है, ये 30,000, 15,000, ये भी ठीक है, 40 लाख, 10,000, 30 लाख और 10 लाख, स्पोर्ट मटेरियल 245 और 4 लाख, बिल्कुल ठीक है, सेम है। 10,000 प्रिंटिंग, 20,000 ये, 12,000, 33.3। सर बिल्कुल सेम है, सर बिल्कुल सेम है। बस क्या करा है, एनपीओ दूसरी कर दी, क्वेश्चन एज इट इज सेम कर दिया। फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा मैं कौन सा क्वेश्चन कह रहा हूं। मैं 266 पेज नंबर में जो अनसोल्ड केस क्वेश्चन है ना, और उससे ऊपर वाला जो फोर्थ क्वेश्चन है वो सेम कह रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, जो वहां पर दे रखा वही यहाँ पर है। फर्क बस इतना सा है, वहां पर एनपीओ का नाम दूसरा, यहाँ पर एनपीओ का नाम ही नहीं दिया हुआ। तो भाई मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, फोर्थ वाला अनसोल्व वाला वही है, सेम आंसर आएगा, सेम सब कुछ सेम है, तो क्वेश्चन भी सेम होगा तो आंसर भी सेम आएगा। तो आइए आज की क्लास में हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं और उससे नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन, और इन 5 क्लासों के अंदर एनपीओ का रिवीजन अच्छे से कर लेंगे। एनपीओ का रिवीजन तो हालांकि खत्म हो गया, बट अब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे जो मैंने आपको रिवीजन कराया था एग्जैक्टली आपको वो समझ में आ जाए। तो मैं आपको पहले बड़ा क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर मैं आपको छोटा क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब जिसका एडजस्टमेंट आसान है, इसकी एडजस्टमेंट मुश्किल है। तो पहले बड़ा करते हैं एंड देन फिर छोटा करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। द फ्लोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द सिटीजन स्पोर्ट क्लब। वहां पर क्लब का नाम अलग है, यहाँ पर अलग है, ठीक है जी। अब आपको दे क्या रखा है, सबसे पहले ओपनिंग कैश बैलेंस दे रखा है, सब्सक्रिप्शन दे रखा है। हो सकता है सब्सक्रिप्शन में पिछले साल का, अगले साल का, इस साल का तीनों जुड़ा हो, हमें इस साल का निकालना है। 50,000 रुपए एंट्रेंस फीस दे रखा है। एंट्रेंस फीस अगर बोले कैपिटलाइज करनी है तब तो बैलेंस शीट में चले जाएगा, और अगर नहीं बोलेगा तो उसको फिर हम रिवेन्यू मानेंगे। प्रोसीज ऑफ कॉन्सर्ट करा है और वहां से कुछ आपके पास सेल हो गई है, मतलब टिकट विकट बेच देते ना, कॉन्सर्ट करते नहीं है, उसकी टिकट वगैरह बेच कर। इंटरेस्ट कमाए इन्वेस्टमेंट में 50,000 रुपए। अभी खर्चे है कुछ, ग्राउंड को साफ करा है उसका खर्चा, सैलरी देने का खर्चा, वेजेस ऑफ ग्राउंड मैन, मतलब जो ग्राउंड्स में रहते हैं, जो
जो ग्राउंड है उसको ठीक करने के लिए जो वर्कर रखे हुए हैं संभालने के लिए, ग्राउंड का रेंट दे दिया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दे दी, सन्ड्री एक्सपेंसेस दे दिया, और एक क्लोजिंग कैश बैलेंस है, ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा और वो आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में आता है। इसके बाद अगला क्या कहता है, अब यहाँ पर सारी एडजस्टमेंट है। सब्सक्रिप्शन इंक्लूड, सब्सक्रिप्शन जो ऊपर दे रखा है उसके अंदर इंक्लूड है एरियर सब्सक्रिप्शन, एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ब्रॉट ओवर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। तो कह रहा है जो सब्सक्रिप्शन ऊपर दे रखा है रिसिप्ट पेमेंट में, उसमें 50,000 रुपए इंक्लूड है जो पिछले साल को बिलोंग कर रहा है, तो क्या करना है, हटा देना है। बिल्कुल सही बात। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट दे रखा है 50,000 रुपए, इसमें भी इंक्लूड है 10,000 रुपए, इस 50,000 में 10,000 इंक्लूड है इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक्रूड इन द प्रीसीडिंग पीरियड। मतलब प्रीसीडिंग पीरियड, प्रीसीडिंग एक होता है सक्सीडिंग, एक होता है प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग का मतलब पिछले पीरियड का इंटरेस्ट है इसके अंदर जुड़ा हुआ है, जो पिछले साल नहीं मिला वो इस साल जोड़ दिया गया है, इस साल मिल गया तो साल जोड़ दिया गया। तो क्या करेंगे, हटा देंगे वो भी। 50,000 रुपए टोटल इंटरेस्ट है जिसमें 10,000 ऐसा इंटरेस्ट है जो जुड़ा हुआ है, जो पिछले साल एक्रीड था, वो कमा लिया था मिला नहीं पर इस साल मिल गया, तो इस साल जोड़ दिया था हमने, तो हटा देंगे क्योंकि वो पिछले साल को बिलोंग कर रहा है। अनकीप ऑफ ग्राउंड एंड वेजेस ऑफ ग्राउंड मेंशन इंक्लूड 10,000, 30,000, 30,000 तो जुड़ा हुआ है अनकीप ऑफ ग्राउंड में और 15,000 जुड़ा हुआ है ग्राउंड वेजेस वाले में। जो 30,000 और 15,000 रिस्पेक्टिवली लिखा है क्योंकि पहले वाले का पहला दूसरे का दूसरा। टू द प्रीसीडिंग ईयर, ये भी पिछले साल को बिलोंग कर रहा है तो इसमें से भी हटा दिया जाएगा। राइट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नाम का जो प्रीवियस ईयर को बिलोंग कर रहा है। अदर लेजर बैलेंसेस एट द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल पीरियड, और भी आपको बैलेंसेस दे रखे हैं जिस साल आप फाइनेंशियल पीरियड बनाओगे उस तरह के बैलेंसेस आपको दे रखे हैं। कैपिटल फंड, अब हमें पिछले साल की बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें कैपिटल फंड पहले से गिवन है। इसके बाद सरप्लस आपको दे रहा है, सरप्लस ब्रॉड फॉरवर्ड, पिछले साल से जो सरप्लस फॉरवर्ड हुआ है वो दे रखा है। प्रीमाइसिस का मतलब होता है एसेट, जिस जगह पर हमारा बिजनेस समा हुआ है उसको प्रीमाइसिस कहते हैं। एंड ग्राउंड एज पर द वैल्यूएशन ऑफ 30 लाख, इन्वेस्टमेंट दे रही है 10 लाख, स्पोर्ट मटेरियल दे रखा है 2,45,000 और फर्नीचर, ये एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आपको दे दी। कहता है दोस्तों एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज, एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करना है। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी दे दी है 31/12/2021 की। तो सबसे पहले अब ये देखो कि हमारा करंट ईयर कौन सा है, तो नीचे लाइन में पढ़ा है, कह रहा है प्रिपेयर करो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंसेस ऑन 31 दिसंबर 2021, मतलब करंट ईयर हमारा 2021 है और 2021 की लायबिलिटी भी आपको गिवन है, तो मतलब ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएगा। वेजिस, आउटस्टैंडिंग वेज इतना है और आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एक्सपेंस इतना है। इंटरेस्ट एक्रूड एंड आउटस्टैंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट वाज 12,000, इंटरेस्ट कमा लिया है पर अभी तक नहीं मिला है वो करंट ईयर का, पर कमा लिया नहीं मिला है तो जोड़ दिया जाएगा क्योंकि करंट ईयर से बिलोंग कर रहा है। एप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है क्लब प्रीमाइसिस में 2% का, फर्नीचर पे 5% का और स्पोर्ट मटेरियल बाय 33.3% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट ऑफ 31 दिसंबर 2021। आइए सर बनाते हैं स्पोर्ट क्लब का। हमारे पास बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस नंबर्स ऑफ एडजस्टमेंट ज्यादा है। सिटीजन स्पोर्ट्स क्लब का बनाते हैं। इन द बुक्स ऑफ सिटीजन स्पोर्ट क्लब, ठीक है सर। एक चीज गड़बड़ कर दी।
ये लो जी, लिख दो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नीचे लिख देना, जगह नहीं है मेरे पास, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021, ये लिख देना, ठीक है सर, उतनी जगह दिख नहीं रही मैं। यहां आएगा एक्सपेंडिचर, खर्चे, ये आ गया अमाउंट आपका, ये आ गया इनकम, और ये आ गया जी अमाउंट। अब ध्यान रखिएगा, मैंने शुरू से आपको सिखाया हुआ है, जो भी हमें एडजस्टमेंट गिवन होगी उसके डबल इफेक्ट होंगे, और जो एडजस्टमेंट में नहीं गिवन होगा उसके सिंगल इफेक्ट होंगे। पर लाइबिलिटी और एसेट्स के एक ही इफेक्ट होता है ना, जो लाइबिलिटी और ये एडजस्टमेंट नहीं है सर। ये लाइबिलिटी और एसेट दे रखी है ना, जो अलग से आपको लग रहा होगा एडिशनल फॉर्म में, तो एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट नहीं होती। लाइबिलिटी और एसेट एडजस्टमेंट थोड़ी ना होती है, वो तो बता रखा है कि भाई लाइबिलिटी हमारी इतनी है और एसेट हमारी इतनी है। इसके अलावा कोई भी एडजस्टमेंट होगी उसके डबल इफेक्ट होंगे। चलिए सर, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं खर्चे साइड से। अब खर्चे साइड में आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्वेश्चन के अंदर आइए, देखिए एक्सपेंसिस साइड देखिए सर, अनकीप ऑफ ग्राउंड, सबसे पहला पहला खर्चा है अनकीप ऑफ ग्राउंड, तो यहां लिख दो अनकीप ऑफ ग्राउंड। इसकी एक एडजस्टमेंट भी थी, उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं। एडजस्टमेंट के बारे में क्या कह रहा है, अनकीप ऑफ ग्राउंड 30,000 जो है वो पिछले ईयर को बिलोंग कर रहा है, तो यहां से हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। अनकीप ऑफ ग्राउंड जो है 30,000 रुपए पिछले ईयर को बिलोंग कर रहा है, इसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इन द बिगिनिंग। बिगिनिंग है सर, बिगिनिंग का मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर का। पिछले साल वाला हटा दो, और 2,10,000 रुपए में से पिछले साल वाला हट जाएगा, तो इस साल क्या बच जाएगा हमारे पास, कैलकुलेटर, 1,80,000 रुपए, 1,80,000। ठीक है सर। अच्छा, ठीक है सर, अनकीप ऑफ ग्राउंड से रिलेटेड कोई भी लायबिलिटी मुझे नहीं गिवन है, आगे आ जाते हैं। इसके बाद कहता है सेक्रेटरी सैलरी, सेक्रेटरी सैलरी, यहां लिख दो भैया सैलरी। सैलरी के बारे में कह रहा है जी 3,60,000 की सैलरी, और सैलरी के बारे में कुछ कह रहा है नहीं, सैलरी के बारे में इधर तो कुछ नहीं कहा, और यहां पर भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, सैलरी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो पूरा पूरा अमाउंट 3,60,000 रुपये आप डाल दीजिए, पूरा लिख, पूरा लिख लो सेक्रेटरी सैलरी। इसके बाद अगले खर्चे के ऊपर आ जाते हैं। अगला खर्चा कहता है वेजिस ऑफ ग्राउंड्समैन, इसके इसकी एडजस्टमेंट दे रखी है, वेजिस ऑफ ग्राउंड्समैन। बस आपको ना एनपीओ चैप्टर में एक चीज ध्यान देनी होती है, एनपीओ चैप्टर में आपको एक चीज ध्यान देनी होती है कि जो एक्सपेंसेस है वो किस ईयर को बिलोंग कर रहे हैं, करंट ईयर वाले ले लो, बाकी सब हटा दो अगर जुड़े हैं तो अगर देखे हमारा कहेंगे वेजेस ऑफ ग्राउंड्समैन सब 2,40,000 रुपए है, तो मैंने यहाँ पर लिखा 2,40,000 रुपए। अब इसमें से मुझे एडजस्टमेंट दे रखा था, सबसे पहले ही बताया हुआ था कि देखिए सर 15,000 रुपए जो वेजेस ऑफ ग्राउंड्समैन है वो पिछले साल को बिलोंग कर रहा है, तो जो चीज पिछले साल को बिलोंग करती है उसको हम आउटस्टैंडिंग सबस्क्रिप्शन इन बिगिनिंग कहते हैं, है ना, आउटस्टैंडिंग सबस्क्रिप्शन कह रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या आउटस्टैंडिंग वेजेस कह लो, आउटस्टैंडिंग वेज, आउटस्टैंडिंग वेजेस इन बिगिनिंग कह लो। सर ये 15,000 दे रखे जो कि आप यहां से हटा दोगे। इसके बाद एक चीज और दे रखी है, क्या दे रखी है, कहता है देखो सर करंट ईयर के साल के एंड में हमारे पास इतने वेजेस और बच गए हैं जिनका पैसा हमें नहीं मिला है। एक बात बताओ, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में आएगा 2,40,000, ये तो वो अमाउंट होगा जो एक्चुअल में कैश रिसीव्ड हो गया था, है ना, रिसिप्ट एंड पेमेंट में वो अमाउंट आता है जो एक्चुअल में कैश रिसीव्ड हो जाता है। 2,40,000 वो अमाउंट है जो एक्चुअल में कैश रिसीव्ड हो गया था, जिसके अंदर 15,000 जुड़ा हुआ था जो पिछले साल को बिलोंग कर रहा था। अब वो वेजेस जो हमें पे करनी थी पर हमने पे नहीं करी, हाँ वो करंट ईयर का, हमें इस साल वेजेस पे करनी थी ग्राउंडमैन्स को और हमने पे नहीं करी, तो कहां पर शो होगा, लाइबिलिटी में। तो हमें कह रहा है, एक इनडायरेक्टली हमें कह रहा है कि देखिए सर एक लाइबिलिटी भी है वेजेस ऑफ ग्राउंड्समैन से, लाइबिलिटी है तो उसका मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग,
ये खर्चा जो पे करना था इस साल आपने नहीं किया, तो ये 20,000 भी इस साल का खर्चा है जो नहीं किया, इसलिए वो लायबिलिटी में दिखा रहा है। तो ये भी सर कहीं ना कहीं इस साल का खर्चा है, भले ही आपने पे नहीं करा, तो इसलिए यहां पर जोड़ दिया जाएगा। इसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस एट एंड। मारा है, अलग से लायबिलिटी बोला उसने, इसलिए बोला क्यों आप कंफ्यूज कर पाए, आपको अलग से नहीं लिखा कि भैया इतनी वेजेस आउटस्टैंडिंग है साल के एंड में, उसने ऐसे भी लिख सकता था। और उसने कहा नहीं, हम तो ऐसे बोलेंगे लायबिलिटी है जी वेजेस के नाम की, समझ लो आप। तो लायबिलिटी अगर वेजेस के नाम पे, इसका मतलब इस साल पे नहीं करा है, खर्चा था पे नहीं करा है इस साल का, इसलिए जोड़ दिया जाएगा। कहानी वही है सब्सक्रिप्शन वाली। तो बेसिकली 2,45,000 हो गया यहाँ पर। बताइए सर कितनी बात आपको समझ में आई? समझ में आ गई जी इतनी बात? चलिए इतना समझ में आ गया तो कहानी खत्म है। इसके बाद कुछ क्या बचा, इसके बाद अगला खर्चा देख लेते हैं। ग्राउंड रेंट के बारे में कुछ नहीं बताया गया, पर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बारे में कुछ ना कुछ एक एडजस्टमेंट है। सबसे पहले यहां लिख दो टू ग्राउंड रेंट। ग्राउंड रेंट कितना है जी? 15,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टू प्रिंटिंग 20,000 है। कितना है? 20,000 है। बट कह रहा था प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बारे में भी आउटस्टैंडिंग है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी फिर से लायबिलिटी बोला, फिर से कंफ्यूज कर रहा है। भाई लायबिलिटी, कोई खर्चा लायबिलिटी कब होता है? कोई खर्चे को मैं लायबिलिटी कब कहूंगा? जब वो खर्चा पे करना था उस साल और आपने पे नहीं करा, इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एट द एंड। वो खर्चा जो पे करना था आपने नहीं करा, इसलिए वो लायबिलिटी बन गया। तो आउटस्टैंडिंग यहां पर हम जोड़ेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एट दी एंड। ये लायबिलिटी इसलिए बना क्योंकि एंड में पे करना था, आपने पे नहीं करा, ये आ गया 20,000। और 10,000 का खर्चा जो आपको पे करना था आपने नहीं किया, वो आपका खर्चा है, तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो दिखाना ही पड़ेगा। लो जी ये हो गया क्लियर। इसके बाद अब अगली कहानी आ जाती है सन्ड्री एक्सपेंस। सन्ड्री एक्सपेंस नाम से कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। 17,500 रुपए सन्ड्री एक्सपेंस यहाँ पर डाल दो, खत्म हो गया थे सारे खर्चे। 17,500। एक बार इस पे नजर मार लो जल्दी से, और फिर मैं आपको इनकम साइड कराता हूं। सॉरी 1 मिनट रुक जाओ, एक चीज और है डालना भूल गया। क्या? डेप्रीशिएशन टू डेप्रीशिएशन ऑन प्रीमाइसिस फर्नीचर और टू डेप्रीशिएशन ऑन प्रीमाइसिस था, फर्नीचर था, स्पोर्ट इक्विपमेंट था। ठीक है सर, इसका डाल दो। प्रीमाइसिस पे कितने परसेंट का डेप्रिसिएशन लगेगा? 2% का। और 5% फर्नीचर पे 33.33 एंड तक ले जाना पॉइंट के बाद 3। सर प्रीमाइसिस कहाँ दे रखी है? नहीं दे रखी, इधर इधर दे रखी है सर, ऐसा नीचे दे रहेगा। क्लब प्रीमाइसिस कितना है? 30 लाख। दोनों को मिलाकर कितना है जी? 30 लाख रुपए। अब 30 लाख रुपए की प्रीमाइसिस है जिसमें 2% का डेप्रिसिएशन लगेगा, जो कि आता है 60,000 रुपए। तो प्रीमाइसिस पे जो डेप्रिसिएशन आ रहा है वो कितना आ रहा है जी? 60,000 रुपीज। इसके बाद आपके फर्नीचर पे लगना है 5%। तो प्रीमाइसिस पे कितना डेप्रिसिएशन है? 60,000। फर्नीचर देख लो, फर्नीचर आपको कितना दे रखा है? स्पोर्ट मटेरियल में 33 पॉइंट, फर्नीचर दे रखा है 4 लाख। 4 लाख पे 5%, 20,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा फर्नीचर पे। डेप्रिसिएशन खर्चा होता है ना। स्पोर्ट इक्विपमेंट जो आपको दे रखा है, स्पोर्ट इक्विपमेंट नहीं स्पोर्ट मटेरियल लिख लो जब मटेरियल दे रखा है तो। स्पोर्ट मटेरियल आपको 2,45,000 दे रखा है, पर इसके अंदर डेप्रिसिएशन लगेगा 33.3333, ऐसा ले जाना है। 2,45,000 मल्टीप्लाई बाय 33.3333, एग्जैक्ट आंसर के लिए एंड तक ले जाना, और फिर परसेंटेज 81,667। कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 81,667। जोड़ दीजिए दोस्त। 60,000, 20,000, 81,667। यह आ गया 1,61,667। अब आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपको इनकम साइड कराता हूं। इनकम साइड भी बहुत आसान है। ठीक है सर, देख लिया।
अब आ जाए इनकम साइड पे, सबसे पहले इनकम साइड देखेंगे तो ये ओपनिंग कैश बैलेंस है, पिछले साल का कैश बैलेंस। अब ये तीन चीज है, कह रहा है सब्सक्रिप्शन 8,70,000 है, तो यहाँ लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन 8,70,000। अब सुनना ध्यान से, इसमें से हमें कहा था इसके अंदर 8,70,000 के अंदर 50,000 इंक्लूड है जो पिछले साल को बिलोंग कर रहा है, जो आउटस्टैंडिंग है, तो हटा देंगे जो पिछले साल को बिलोंग कर रहा है, लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, पिछले साल वाले को बिगिनिंग कहते हैं। 50,000 यहाँ से हटा दिया एंड इसके बाद जो बच गया वो बच गया 8,30,000, 50, 60, 70, 8,40,000, 50, 60, 70, 8,20,000। 8,20,000 ये बच गया। इसके बाद अगला खर्चा क्या है, एंट्रेंस फीस है, और साफ साफ क्लियरली मेंशन करा था कि एंट्रेंस फीस को पूरा का पूरा कैपिटलाइज करना है, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगा। कहां लिखा है, ये लिखा देखो, एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। प्रोसीड ऑफ कॉन्सर्ट, तो ये सेल प्रोसीड है, जो कॉन्सर्ट की टिकट बेची गई होगी, इसके बारे में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं, डायरेक्ट लिख दीजिए 1.5 लाख रुपए बाय प्रोसीड ऑफ सेल कॉन्सर्ट, नहीं बाय प्रोसीड ऑफ कॉन्सर्ट। $1,50,000। अब जो आपको एडजस्टमेंट दे रखी है वो दे रखी है सर इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 50,000 दे रखा है ना। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट आपको रिसीव्ड हुआ है, कमाया है वो नहीं है, ये 50,000 क्या है जो रिसीव्ड हुआ है। अब हो सकता है इस 50,000 में पिछले साल का कुछ रिसीव्ड हुआ हो, तो जो पिछले साल का रिसीव्ड हुआ वो तो हटा दूंगा मैं, ठीक है, पर हो सकता है इस 50,000 में वो इंटरेस्ट नहीं जोड़ा है जो इस साल हमने कमाया पर मिला नहीं, क्योंकि ये तो रिसीव्ड है ना। ऐसा भी तो इंटरेस्ट हो सकता है जो हमने कमाया और हमें नहीं मिला हो, वो जुड़ा ही नहीं है, तो हमें जोड़ना पड़ेगा क्योंकि करंट ईयर की इनकम है, राइट। तो हम कौन सा वाला हटा देंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इन द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इन द बिगिनिंग। ये पिछले साल का इंटरेस्ट इसके अंदर जुड़ा होगा, हटा दो, और जो इस साल हमने कमाया और जोड़ा नहीं, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एट द एंड, वो हम जोड़ देंगे। अब ढूंढो, दोनों है इसके अंदर। सबसे पहले देखो, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट में 10,000 रुपए है जो कि रिस्पेक्ट ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड के लिए, पिछले साल का 10,000 जो कि जुड़ा हुआ है इसलिए हटा देंगे, और कुछ इंटरेस्ट जो है वो इस साल कमाया है पर हमें नहीं मिला, ये देखो इंटरेस्ट एक्रूड एंड आउटस्टैंडिंग ऑन द इन्वेस्टमेंट वाज 12,000 रुपए, ये हमारा करंट ईयर का है जो हमने कमाया पर हमें नहीं मिला, वो इनकम है सर हमारी, जोड़नी होगी, ये आ जाएगा 52,000। लो भैया सारा खत्म हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर खत्म हो गया, डायरेक्टली अब आंसर निकालिए, सरप्लस आ जाएगा। आइए टोटल करते हैं, 8,20,000, 1,50,000 और 52,000, यह आ जाएगा 10,22,000, 10,22,000, 10,22,000। अब एक एक करके माइनस करूंगा, सबसे पहले 1,80,000 माइनस करा, 3,60,000 माइनस करा, 2,45,000 माइनस करा, 15,000 माइनस करा, 13,000, 17,500 एंड 1,61,667। तो यह 12,833 आया आपका सरप्लस, 12,833 का सरप्लस है, इसको बोलेंगे टू सरप्लस। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूं, सरप्लस आ गया 12,833। क्लियर होगी जी बात, समझ में आ गया। अब इस बात का ध्यान रखना, जब भी आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर बन जाए, जो करंट ईयर के एडजस्टमेंट है, कौन सी, ये वाली करंट ईयर की बैलेंस शीट में ये जाएगा, ये बिगिनिंग है, ये पिछले साल की बैलेंस शीट में जाएगा, बिगिनिंग वाला पिछले साल, एंड वाला करंट ईयर की बैलेंस शीट में, ये सर करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा, ये पिछले साल का है, पिछले साल की बैलेंस, तो बिगिनिंग वाली जो एडजस्टमेंट होती है ध्यान रखिएगा वो पिछले साल की बैलेंस शीट में जाएगा। और पिछले साल की बैलेंस शीट में इसलिए बनाता हूं अगर कैपिटल फंड मुझे गिवन नहीं है, बट होप इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल फंड गिवन है और मुझे पिछले साल की बैलेंस शीट बनाने की नीड नहीं है। अगर नीड पड़ती है तो ध्यान रखिएगा जो भी बिगिनिंग वाले एडजस्टमेंट है वो पिछले साल जाएंगे, एंड वाली एडजस्टमेंट इस साल आएगी। बात समझ में आ गया। अब आ जाइए बैलेंस शीट के अंदर,
ये आगे भैया बैलेंस शीट, नीचे लिख देना एज ऑन 31 दिसंबर 2021, ये नीचे लिखना है, ठीक है सर। क्या हो गया अमाउंट, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल होती है बैलेंस शीट, बस हर एक एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट करना है और जो सिंगल सिंगल वाले आइटम वो सिंगल डाल देना है। सबसे पहले लायबिलिटी साइड से स्टार्ट कराओ, और लायबिलिटी साइड में सबसे पहले क्या दे रखा है भाई, कैपिटल दे रखी है, कैपिटल फंड हमें गिवन है लायबिलिटी साइड में, तो कैपिटल फंड गिवन है, सबसे पहले वही चीज होती है, क्या होता है सबसे पहले डालो कैपिटल फंड, ठीक है सर। कैपिटल फंड में ऐड करेंगे सरप्लस। अब सरप्लस हमें दो दे रखा है, एक तो इस साल जो हमने कमाया वो है, और एक पिछले साल का भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, कोई बात नहीं उसको भी जोड़ दो। देखिए भाई 40,10,000 रुपए जो है हमारे पास कैपिटल फंड दे रखा है, 40,10,000 हमारे पास कैपिटल फंड दे रखा है। कह रहा है सरप्लस ब्रॉड फॉरवर्ड 8,90,000, 8,90,000 का सरप्लस पिछले साल से आया हुआ है, तो ये हमारा सरप्लस ऐसे लिखो, और फिर लिखो प्रीवियस ईयर का क्या सरप्लस है और करंट ईयर का क्या सरप्लस है। प्रीवियस ईयर का सरप्लस है 8,90,000 रुपए, और करंट ईयर का समय 12,833 रुपए। ड्रॉइंग्स तो नहीं गिवन तो माइनस नहीं करूंगा और जोड़ देंगे, 40,10,000 प्लस 8,90,000 और 12,833, ये आ गया भाई 49,12,833, ये आ गया सर, बात समझ में आ गई। अब आपसे कह रहा था कि जो एंट्रेंस फीस को पूरा कैपिटलाइज करना है, तो एंट्रेंस फीस को हमने क्या कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया, मतलब बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में डाल दिया। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज, मतलब लायबिलिटी साइड में जाएगा, जो कि दे रखा है 50,000 रुपीज। लो जी 50,000 रुपए यहां पर लिख दीजिए, और क्रेडिटर वगैरह तो कुछ नहीं है। अब एडजस्टमेंट में आ जाओ, एडजस्टमेंट में देखो कौन सा हमारा साल का एंड है और लायबिलिटी कौन सी है। देखो आउटस्टैंडिंग वेजेस एट द एंड, ये लायबिलिटी होती है। आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ ग्राउंड्समैन दे देंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ ग्राउंड्समैन, $20,000, ये हमारी लायबिलिटी हो गया। इसका डबल इफेक्ट, इसका डबल इफेक्ट हो गया कंप्लीट। इधर देखो आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग स्टेशनरी एट द एंड, वो भी 10,000 आएगा, ये भी हमारे आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 10,000 पे आएगा, ये भी हमारी करंट ईयर की लायबिलिटी है। ये दोनों इफेक्ट खत्म हो गए, दोनों एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई, याली भी हो गई और याली भी हो गई, ठीक है जी। अच्छा सर ये वाली एडजस्टमेंट क्या बिगनिंग वाली एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट होता है? नहीं, बिगनिंग वाली एडजस्टमेंट का कोई डबल इफेक्ट नहीं होता। बिगनिंग वाली एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट हो चुका है पिछले साल, ये पिछले साल का डाटा है, राइट। जब पिछले साल बैलेंस शीट बनाऊंगा तब दिखाऊंगा। इस साल डबल इफेक्ट हमें वही एडजस्टमेंट दिखानी है जो इस साल से रिलेट करती है, करंट ईयर से। डेप्रिसिएशन सारे वहां पर आएंगे, कोई ऐसा ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग वाला इसको नहीं आएगा। एंड वाला देखो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, वो इनकम जो कमा लिया था पर नहीं मिला, एसेट होती है, ये एसेट साइड में जाएगा, लायबिलिटी साइड में नहीं जाएगा। मेरे हिसाब से लायबिलिटी साइड में सिर्फ इतना ही आना है और कुछ नहीं आएगा। एक बार मैं इसका टोटल कर लेता हूं, 49,12,833 प्लस 50,000 प्लस 20,000 और प्लस 10,000, यह आ गया 49,92,833, 49,92,833 आपका आंसर मैच कर गया लायबिलिटी साइड वाला, 49,92,833। क्लियर जी। अब एसेट में आ जाओ, सबसे पहले लिखो क्लब प्रीमाइसेस, इसमें लेस करो डेप्रिसिएशन, फिर लिखो भैया फर्नीचर, फिर से लेस करो डेप्रिसिएशन, फिर लिखो स्पोर्ट मटेरियल, अब लेस करो फिर से डेप्रिसिएशन। तो पहले तो ये वाली ट्रीटमेंट कर लीजिए। कितना दे रखा है जी, 30 लाख, वो 45 और 4 लाख, क्या आ गया जी 30 लाख, यहाँ आ गया था स्पोर्ट मटेरियल 2,45,000, और ये आ गया जी 4 लाख। 4 लाख का कितना परसेंट, 5%, 20,000 होता है, माइनस कर दो, याद आएगा भाई 3,80,000 रुपए बाहर।
30 लाख का कितने परसेंट था? 2%, 60,000 रुपये होता था। हाँ, माइनस करो, यह आ गया जी 29,40,000 एंड 2,45,000 पे 33.33 निकाला था, तो 81,667 का डेप्रेशन लगा था। 81,667 का डेप्रेशन लगा दिया था। 2,45,000 में से 81,667 माइनस कर देंगे, याद आएगा 1,63,333। इसके बाद अब क्या आएगा और देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट की बात कर लो तो इन्वेस्टमेंट आपके पास दे रखी है 10 लाख की। अब दो तरीके हैं इन्वेस्टमेंट को लिखने के, या तो आप इन्वेस्टमेंट लिखो 10 लाख की और उसमें जोड़ दो वो इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट जो हमने कमा लिया पर मिला नहीं, या आप उसको अलग अलग दिखा दो, जैसा आपको ठीक लगे। मैं हमेशा क्या करता हूं, अलग अलग दिखाता हूं कि भाई देखो इन्वेस्टमेंट तो टोटल अभी 10 लाख की है और वो इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वो इंटरेस्ट जो इन्वेस्टमेंट में कमा लिया था पर हमें नहीं मिला, वो था 12,000 रुपए। अगर आप ध्यान दो तो वो 12,000 रुपए था। सर कहां पर? यहां पर, ये देखिए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एट द एंड 12,000, ये कमा लेता नहीं मिला, एसेट होता है। इसके बाद और कोई चेक करो, कोई ऐसी एसेट जो हमने दिखाई नहीं। हमने अपना क्लब प्रीमाइसेस दिखा दिया 30 लाख, इन्वेस्टमेंट दिखा दी, स्पोर्ट मटेरियल, फर्नीचर भी दिखा दिया, एप्रिसिएशन दिखा दिया, इसके हमने इंपैक्ट दिखा दिया 2, इसके भी डबल इफेक्ट हो गया, एंट्रेंस फीस के डबल इफेक्ट हो चुके हैं। इधर अनकीप ग्राउंड और वेजेस, ये तो पिछले साल से रेट करता था, उसके डबल इफेक्ट नहीं होंगे। इंटरेस्ट ये भी पिछले साल का था, ये भी पिछले साल का था। करंट ईयर की जो एडजस्टमेंट होती है उसके डबल इफेक्ट करने होते हैं। ये दिखाएंगे लास्ट कैश बैलेंस, क्लोजिंग कैश बैलेंस 4,97,500, कैश एंड बैंक 4,97,500, 4,97,500। अब जहां तक है मैंने सारी डाल दिया, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, अगर नहीं आएगा तो देख लूंगा, पर एक बार चेक तो कर लो। 29,40,000 प्लस 3,80,000, 1,63,333, 10 लाख और 12,000, 4,97,500। लो भैया मैच करिए। 4 लाख नहीं, 4 नहीं, 49,92,833, ये आपकी बैलेंस शीट मैच कर गई। तो सर ये क्वेश्चन आपका हो गया है। अब आपको क्या करना है, सुनो ध्यान से। अभी मैं आप लगातार मैं ये नहीं कराऊंगा कि दूसरा क्वेश्चन करा दूं, थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको भी करनी है क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको पढ़ा नहीं रहा, ये कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है रिवीजन। रिवीजन का मतलब होता है जितना मेहनत आप अपने हैंड से लिख कर करोगे उतना आपको आएगा। वो बच्चा कभी पास नहीं हो सकता तो एंड पेपर तक वीडियो यूट्यूब पर देखे जा रहा है, आपको गारंटी ले रहा हूं, वो कभी पास नहीं होगा। पास वही बच्चा हो सकता है जो लास्ट महीने में यूट्यूब की वीडियो देखना बंद कर दे, मतलब क्लासेस कोई भी किसी भी टाइम, चाहे मेरी हो, मेरी भी बंद कर दो आप देखना। इतना आप अपने हैंड से सेल्फ स्टडी करोगे ना उतना आपको आएगा। सर यहां पर ना गलत कर दिया है इंस्टीट्यूट। देखिए क्या होता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अब हर एक इंस्टीट्यूट चाहता है कि हमारे पास बच्चा है, हमारे पास स्टूडेंट आए। ये तो आप छोटे बच्चे तो हो नहीं, समझदार हो, सभी को पता है क्या होता है। कंपटीशन इतना ज्यादा है तो हर एक पर्सन नई नई चीज देते रहता है। पहले मैं ना ये रिवीजन फास्ट ट्रैक नहीं कराता था। देखिए इसका कोई मतलब होता नहीं। रीजन क्या है कि जितनी मेहनत आप खुद से सेल्फ स्टडी से करते हो ना, जितने क्वेश्चन आप खुद से बनाते हो ना भाई, वही आपके, ऑनेस्टली कह रहा हूं, वही आपका एक असली मेहनत है जो आपके पेपर में आपको पास करा सकती है। आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, ये वीडियो तब देखनी चाहिए। ये मैं फास्ट ट्रैक मैं बनाया इसलिए है, मेरा फास्ट ट्रैक दूसरों से बहुत अलग होगा। आप कंपेयर कर लीजिएगा दूसरे इंस्टीट्यूट से, दूसरे टीचर से। मैं किसी टीचर को गलत नहीं कह रहा, सबका तरीका अलग अलग होता है पढ़ाने का, बट मेरा जो फास्ट ट्रैक है और अदर टीचर का जो फास्ट ट्रैक है, और भी टीचर्स का जो फास्ट ट्रैक है, ड्यू रिस्पेक्ट, उनके और मेरे में बहुत फर्क होगा। मेरा पर्पस अलग है फास्ट ट्रैक का। मेरा पर्पस है कि अगर कोई स्टूडेंट भूल गया है कॉन्सेप्ट, वो दोबारा आ जाए, ये पर्पस है कि कल को जब वो प्रैक्टिस करे। सोचो मेरा क्या है, आपने एनपीओ स्टार्ट करा, अब आप एनपीओ पढ़ रहे हो, अब आपने देखा यार एनपीओ में तो यार सब किस्म का कॉन्सेप्ट मेरे ध्यान से निकल गया। ये एनपीओ में आपने देखा यार फंड बेस्ड अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट मेरे ध्यान से निकल गया। ये कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो मेरे ध्यान से निकल गया, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, तो आप
भाई रेगुलर क्लास तो नहीं देखोगे क्योंकि वो तो 20 घंटे की है। अब कौन सी क्लास में क्या कराया था ये नहीं पता, तो फास्ट ट्रैक इसलिए बनाया गया कि चलो कोई बात नहीं, आप रेगुलर मत देखो, अब ये एनपीओ की 3 क्लास में से 20 क्लास को देखना और 3 क्लास में से छांटना आप आसानी कर सकते हो। अब मैंने क्या करा, मैंने एक तरीका भी यहां पर अपनाया कि भैया मैंने पहले ही लिख देता हूं टॉपिक टू बी कवर, जिसमें एक स्टूडेंट को पता चल जाए क्लास स्टार्ट करते कि आज कौन से टॉपिक होने वाले हैं, जिससे वो उसी वीडियो पे जाकर वो पर्टिकुलर टॉपिक देखकर अपना क्वेश्चन आगे कंटिन्यू कर पाए। तो मेरा पर्पस फास्ट ट्रैक का बस यही है कि जब आप अपनी खुद की सेल्फ स्टडी कर रहे होते हो ना और कहीं पर अटक जाते हो किसी कॉन्सेप्ट पे आपको नहीं समझ में आ पाता, तो आप ये फास्ट ट्रैक वाले वीडियो को उठाओ, उसी पर्टिकुलर चीज को देखो और अपना कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ाओ। मेरा ये पर्पस बिल्कुल भी नहीं है कि आप इस वीडियो को देखते रहो देखते रहो देखते रहो और पढ़ते रहो। पर्पस क्या है कि आप एनपीओ ने आपने स्टार्ट करा, अब कोई हर एक स्टूडेंट का तरीका अलग अलग होता है। कोई कहता है मैं डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा और क्वेश्चन से ही जो कॉन्सेप्ट आएगा उसी में ध्यान देता रहूंगा, एक तरीका ये हो गया पढ़ने का। दूसरा तरीका ये होता है कि वो कहता है नहीं एक बार कॉन्सेप्ट को मैं अच्छे से देख लेता हूं। तो मैं दूसरे वाले तरीके पर आ गया कि मैंने एक बार कॉन्सेप्ट आपको 3 क्लास में अच्छे से करा दिया, सारी चीजें रिपीट कर दी, आपको समझ में आ गया, ठीक है, आपको याद हो गया, ताजा याद हो गया। अब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। अब स्टूडेंट गलती क्या करेंगे, वो क्वेश्चन करेंगे ही नहीं। भाई ये वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर आप ये मेरा फास्ट ट्रैक देखते हैं, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर आपने एनपीओ, जब मैं चैप्टर कंप्लीट करने के बाद भी आप 10 क्वेश्चन नहीं कर रहे ना अपने सेल्फ स्टडी के टाइम पर, 10 क्वेश्चन नहीं कर रहे ना, तो वेस्ट ऑफ टाइम है ये वाला ये फास्ट ट्रैक आप जो पढ़ रहे हो। भाई मैं इसमें क्वेश्चन थोड़ी करा रहा हूं, पेपर में क्या आएगा क्वेश्चन, वही नहीं करा रहा मैं। रीजन क्या है, रीजन ये है कि वो खुद से करो, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन करने के लिए क्या चाहिए होता है, कॉन्सेप्ट, भूल गया हूं, समझ नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट, ये रिपीट करवा दिया। यही तो इसका पर्पस है दोस्तों फास्ट ट्रैक का। मैं बता देता हूं, मैं इंटर में ग्रुप 1 में जब एग्जाम दे रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट थे, मैं भी उनमें से स्टूडेंट था। बहुत सारे स्टूडेंट ने पेपर तक क्लास में बैठे रहे। हमारा पेपर था, मेरा ग्रुप 1 का पेपर दिसंबर में पड़ा था, तो दिसंबर में मेरा एग्जाम था। फाउंडेशन मैंने पिछले दिसंबर में दिया था, तो 1 साल का गैप आता था पहले। अब तो आप दे सकते हो जून में, दिसंबर में दिया तो जून में इंटर दे सकते हो। तो पहले नहीं होता था, पहले दिसंबर में एग्जाम होता था फाउंडेशन का, तो अगले दिसंबर ही आप इंटर ग्रुप 1 के लिए अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मैंने सिंगल ग्रुप दिया क्योंकि मैं उस टाइम पे भी पढ़ाई था अपनी छोटी मोटी अर्निंग के लिए, पढ़ाई के खर्चे निकालने के लिए। हम भी कोई बड़ी फैमिली से बिलोंग करते नहीं दोस्त, हम भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। सिस्टर की शादी करानी होती थी, 2 बहनें हैं मेरी, उनकी शादी कराना, ये सब बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, पापा पे अकेले बर्डन नहीं डाल सकते। तो मैंने अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद निकाला था, बच्चों को पढ़ा पढ़ा के, जो कि हर कोई कर ही लेता है, जिसको इंटरेस्ट होता है कि चल यार कोई बात नहीं, अपने खर्चे निकालने के लिए पढ़ा लेते, तो हमने भी पढ़ाया। तो ऐसे केस के अंदर अब मैं क्योंकि ट्यूशन भी पढ़ाता था उस टाइम पे, उस टाइम में 11-12 वालों को पढ़ाता था, मैथ और अकाउंट। तो उस टाइम पे मैं 11-12 वालों को पढ़ाया करता था, और हालांकि उस टाइम में मेरे 15-20 बच्चे मेरे पे रहते थे जो पढ़ते थे, और अपना खर्चा प्लस अपनी पढ़ाई का खर्चा निकल जाता था, जो मैंने अपने घर वालों से कभी नहीं मांगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी मत मांगो, अगर आप नहीं पढ़ा रहे तो फिर तो घर वालों से मांगना पड़ेगा, फिर बाद में उनको रिटर्न कर देना, रिटर्न इन द सेंस की किसी भी तरीके से कर देना, वो आपकी इच्छा है। जरूरी नहीं है कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ा कर ही पढ़ा रहा हूँ, वो भी एक पॉइंट है भाई। मैंने पढ़ाया क्योंकि मेरे को पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे। आगे आपके घर में अच्छी कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बढ़िया, आप जरूरी थोड़ा ना पढ़ाना, आप अपनी पढ़ाई पे मेहनत करो। तो जहां मैं बहुत ग्रुप दे सकता है, मुझे सिंगल सिंगल करके निकालना पड़ा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि स्टूडेंट एंड तक पढ़ते रहे, दिसंबर तक पढ़े, और मैंने अक्टूबर में छोड़ दिया, और कोर्स रह गया था 10%। और मुझे पता था कि भैया देखो अब टाइम है छोड़ने का, 10% से कुछ भी नहीं होता। मेरे पे 90% कोर्स पढ़ा हुआ है, अगर मैं उसमें से 80% भी बहुत अच्छा क्या करता हूँ तो 60 तो आ ही जाएंगे और मैं पास हो जाऊंगा। मेरे को अच्छे नंबर लाने भी नहीं थे, मुझे सिर्फ पास होना था कि हाँ एक बार पास हो जाऊं, क्योंकि मैं इतना अच्छा एडवांस स्टूडेंट भी नहीं था कि जो स्टूडेंट नहीं होते शुरू से ही बहुत अच्छे होते पढ़ने में, मैं नहीं था। मेरी 12th के अंदर परसेंटेज थी 67%, एक नॉर्मल स्टूडेंट था, और मेरा पर्पस यही था कि भैया पास होना है बस। और पास होने के लिए क्या करना है, 80% पढ़कर जाना है। 90% मेरा सिलेबस हुआ था, 10% छूट गया था, और मैं उस चीज में टीचर को ब्लेम भी नहीं करता, सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है, कोई बात नहीं, छूट गया, ये नॉर्मल चलता रहता है। 90% तो हमारे हाथ में, 80 तो अच्छे से करके जा सकता हूँ, 60 तो आएंगे। और ऐसा ही रहा, 60 ना आगे 50 आ गए और मैं पास हो गया। आज भी याद है 231 नंबर आए थे मेरे इंटर ग्रुप 1 में, 231, उससे मैं गया भी नहीं भाई, 200 चाहिए थे, 231 आ गया, मैं खुश हो गया, पास हो गया। रीजन ही क्या है कि ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, वो स्टूडेंट जो पेपर एंड तक पढ़ते रहे। अब क्या हुआ, हमारे इंस्टीट्यूट में मैं फेस टू फेस लेता था,
तो हमारे इंस्टीट्यूट में क्या होता था कि भाई मैं गया वहां पर पढ़ाई करी, अपना कोर्स कंप्लीट हो गया और मैंने कहा भाई सर मैं चले जाऊंगा, कल से नहीं आ पाऊंगा, मेरे को अपनी खुद की सेल्फ स्टडी करनी है, क्योंकि मुझे पता था एंड वही है कि सेल्फ स्टडी जो जितना करेगा वो पास होगा, जो सेल्फ स्टडी नहीं करेगा पास। इस दिन मैं छोड़ के जा रहा था, उस दिन इंस्टीट्यूट ने, हमारे इंस्टीट्यूट ने जहां मैं पढ़ रहा था प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, उन्होंने लॉन्च करा कि हम आपका फास्ट ट्रैक बैच एक कैप्सूल रिवीजन लेकर आ रहे हैं, तो कम से कम 10 एक घंटे का होगा और 1-1.5 महीने तक वो चलेगा और आपके पूरे सिलेबस का रिवीजन दोबारा से कराएंगे। और उसमें ज्यादा अमाउंट भी नहीं देना था, 1000 रुपए देने थे, और जब हम 30,000 भर सकते तो 1000 ही भर सकते हैं, 1000 रुपए देने थे और 1000 रुपए में हमें बुक भी मिलती थी, बुक पे वहां से बुक भी मिलती थी, तो इन एंड कॉस्ट नील हो जाती थी। अब मेरे दिमाग में दो चीज आई, या तो मैं यहाँ आकर पढ़ लूं, अब मेरा दूर था प्राइवेट कोचिंग, करीब 10 किलोमीटर दूर था, या तो मैं खुद से पढ़ लूं। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं नहीं जा रहा उस रिवीजन क्लास के अंदर, और जितना भी कोर्स का रिवीजन है वो करीब, जैसे लेट्स सपोज दिसंबर में पेपर होने थे 10 तारीख से, तो नवंबर तक चला, और मैंने लगभग अक्टूबर 10 अक्टूबर या 15 अक्टूबर को छोड़ दिया था। मैंने कहा भाई अब मैं नहीं आऊंगा सर, मैंने सर को बोल दिया था कि सर जो भी आप पढ़ा रहे हो, जब मुझे बुक देनी है या कुछ देना है मुझे सर आज दे दीजिए, मैं कल से नहीं आने वाला। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने वो ज्वाइन करा, सही बता रहा हूँ मैं, रीजन दे रहा हूँ बिल्कुल लॉजिकली, बहुत सारे जनों ने वो ज्वाइन करा और बहुत सारे जनों ने वो छोड़ दी। अब बहुत सारे जनों में कितने जने थे, अगर एक इंस्टीट्यूट में मान लो 100 जने हैं, 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 100-150 बच्चे अगर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तो करीब 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 150 में से 100 बच्चे ने ज्वाइन करा और 50 बच्चे ने छोड़ दिया था, वो नहीं पढ़ा। अब मैं अपनी बता रहा हूँ, बाकी का तो नहीं पता मुझे, अपनी बता रहा हूँ, मैंने वो छोड़ दिया था, 15 अक्टूबर को छोड़ा और दिसंबर में 10 दिसंबर में पेपर था, 15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक मैं लाइब्रेरी में गया। जो बच्चे वहां पर रिवीजन कर रहे थे टीचर से सुनकर, टीचर उनको पढ़ा रहा था। अब एक चीज बताओ, मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्या आपने इस क्वेश्चन को अपने एंड से प्रैक्टिस करा होगा? अब अगर मैं 100 बोल रहा हूं तो 100 में से 50 बच्चों ने करा होगा, 50 ने नहीं करा होगा, उसने सिर्फ देखा होगा, बाद में करेंगे। सिमिलरली यही चीज होती है, जब भी रिवीजन के लिए हम किसी टीचर से पढ़ते हैं तो हम सिर्फ देखते हैं, सुनते हैं, है ना। अगर आप फेस टू फेस तो देख रहे हो, अगर आप फेस टू फेस यूट्यूब पर देख रहे हो तो सुन रहे हो। अब लो पढ़ते हो, लो करते हो, लो कर रिविजन कर लो कहीं पर, तो क्या करते हो आप? सुनते ही तो हो, है ना। अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, किसी अकाउंट का चैप्टर पढ़ रहे हो, तो लिखने का काम कितना होता है? अगर 100% की बात करूं तो 10% लिखने का काम होता है, 90% आपका सुनने का काम होता है। बट मैंने इसी को चेंज करा, वो 90% मैंने लिखा जो उन्होंने वहां पर सुना। तो ये फर्क है, आप अपनी स्टडी को किस तरीके से चेंज कर सकते हो। फास्ट ट्रैक बैच लाने का पर्पस क्या है? बहुत सारी चीजें, आपका जहां अटक गए वहां देख लो, अपना प्रैक्टिस करो। तो उस टाइम पे ये हुआ कि जिन बच्चों ने रिवीजन क्लास ली थी वो सब फेल हो गए। उस टाइम पे रिजल्ट आया था 9%। हाँ, रिजल्ट बहुत कम आता है, 6 से 9% के बीच में रिजल्ट आता है, फिर तो बहुत बढ़िया था। उस टाइम पे रिजल्ट आया था 9%, 2016 की बात कर रहा हूं मैं, इंटर ग्रुप 1 2016 में दिया था मैंने, तो 9% रिजल्ट आया था उस टाइम पे, 9 से 6% के बीच में रिजल्ट आया। सब फेल हो गए सब, मैं पास हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई कि भैया हाँ भाई पास हो गया। क्यों पास हुआ? मैंने दिमाग लगाया, मैंने चेंज करा अपना माइंड, मैंने कहा भैया एंड तक मत पढ़ो। आज भी बच्चे ने क्या करते हैं, आज भी स्टूडेंट, मेरे को समझ नहीं आता मैं कैसे समझाऊं उनको, वो आज भी पेपर तक यूट्यूब पर वीडियो देख रहे होते हैं। एक कंपटीशन इतना बढ़ चुका है ना हमारे टीचर्स के बीच में, इंस्टीट्यूट्स के बीच में, हर एक इंस्टीट्यूट नई नई चीज लेकर आता है। मैराथन का कॉन्सेप्ट था ही नहीं कभी जिंदगी में, मेरे टाइम पे तो था ही नहीं। मैराथन लेकर आएंगे हम आपके लिए, 1 डे रिवीजन लाएंगे, बच्चा सब देख रहा है। पता नहीं क्यों देख रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, आप क्यों देख रहे हो? भाई मत देखो भाई, आप अपना करो, अपना प्रैक्टिस करो। जो 3 घंटे का, 10 घंटे, 11 घंटे का मैराथन देख रहे हो, तो आप खुद 11 घंटे पढ़ लोगे ना, तो आपको वहां से 10% का आउटपुट मिलेगा, यहाँ से 100 का 100 आउटपुट मिलेगा। आप यकीन मानो दोस्त, मैं कभी मैराथन नहीं लेकर आता। क्या होता है मैराथन में? आप, कई सारे स्टूडेंट कहेंगे कि ये बेकार, गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है, आप लिख कर ले लो। आप ये बात सोच लो कि आप जो 10 घंटे मैराथन देखोगे, उसमें 10 घंटे में से आप 90.90% टाइम आप सुनोगे, लिखोगे कुछ नहीं, सिर्फ 10% पार्ट ही हो जो लिखोगे। और जो पहले घंटा मैराथन स्टार्ट हुआ होगा और जो लास्ट घंटे में होगा, तो लास्ट घंटे में जब आप चल रहे होंगे ना, तो पहले घंटे या दूसरे घंटे का मैराथन में क्या हुआ भूल चुके होंगे आप। तो भैया ये मैराथन लाना, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मैराथन लाना, ये अलग अलग चीजों से अट्रैक्ट करना स्टूडेंट को, जिससे स्टूडेंट हमारे चैनल पर आ जाए, ये ड्यू टू कंपटीशन है। क्योंकि स्टूडेंट आएगा,
हमारा मैराथन देखेगा, उसको देखेगा अरे यहाँ तो पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है, तो चलो इनकी क्लास ले लेते हैं। और पॉइंट क्या है, उस मैराथन का फायदा है नहीं है। भाई ऐसी चीज पढ़ाओ जिसका फायदा भी हो स्टूडेंट को। मैं फास्टैग लेकर आया, मैं चाहता पेड कर देता, कितने फीस देता, 500 रुपए, हंसता खस्ता दे देता स्टूडेंट, कोई भी दे देता यार, 500 रुपए कुछ नहीं होता आज के टाइम पे, 500 रुपए फीस रख देता और 500 रुपए में मैराथन फास्टैग देख लो और आप देख ही लो। 500 रुपए वर्थ होते नहीं होते अगर आप यार फास्टैग करते, पर मैंने नहीं करा। मैंने कहा कि यार फास्टैग बैच का मतलब ये है आपको चीजें पूरा कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो, जो कॉन्सेप्ट आप भूल चुके हो वो क्लियर हो जाए, और इन एंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप खुद करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो। कई बार स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन में अटक जाता, छोड़ दो कोई बात नहीं, दूसरा कर लो। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी उतनी स्पीड भी बढ़ेगी और कॉन्सेप्ट भी नई नई चीजें आते रहेंगे और आप हिट कर जाएगा। जब आप पेपर में आएगा तो आपको समझ में आएगा जल्दी से करना है, और जल्दी से कर भी पाओगे जब आप प्रैक्टिस करो। वन शॉट रिवीजन देख रहे हैं, फास्ट ट्रैक बैच, आप समझिए वन शॉट रिवीजन, ये जो फास्ट ट्रैक चल रहा है या बाकी इंस्टीट्यूट सब बेकार है भाई। जितनी सेल्फ स्टडी खुद से करोगे बस उतना ही आपका बेनिफिट है। कहीं अटक जाते हो तो फास्ट ट्रैक बैच को चुनो, टाइम है तो देख लो, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपके पास समय है, आपके एग्जाम में 1-2 महीना, अगर आपके एग्जाम में 1-2 महीना बचा हुआ है, 2 महीने 3 महीने बचे हुए, आराम से 1 महीने तक इस फास्ट ट्रैक को खत्म कर लो, तब मैं कहूंगा कि हाँ ये वर्थ रहेगा आपके लिए फास्ट ट्रैक। बट जो बाकी 2 महीने होंगे, बाकी 1 महीना होगा, उसमें जी तोड़ अपनी खुद से करो मेहनत। मैं बहुत सारे बैच में पहले भी ये कहा चुका हूं, स्टूडेंट पेपर तक मेरे को समझ नहीं आता, मैं इतनी बार समझा चुका, मैं बार बार बोलता भी नहीं। स्टूडेंट पेपर तक वीडियो देख रहा होता है यूट्यूब पर, स्टूडेंट पेपर तक वीडियो देख रहा होता है स्टूडेंट, अरे भाई पढ़ो, अरे दीदी पढ़ो यार, क्या करोगे वीडियो देखकर, क्या हो जाएगा उससे। मैं आपसे कह रहा हूं ना, हकीकत है, टू बी वेरी ऑनेस्ट कह रहा हूं, कंपटीशन इतना ज्यादा है मार्केट के अंदर कि बाकी इंस्टीट्यूट आपको ऐसे ऐसे चीजों से अट्रैक्ट करके आपके पास बुला लेंगे, आप चले जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं, आपको बेनिफिट नहीं होगा कुछ भी। 10%, 100 में से 10% का बेनिफिट होगा उन चीजों से। मैं कभी किसी के चैनल पे घुसकर ये नहीं देखा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। कभी स्लाइड, अब कंपटीशन है तो स्लाइड में आ ही जाता है, अच्छा ये इंस्टीट्यूट ये लेकर आ रहा है। मैराथन आज तक नहीं लाया मैं अपने चैनल पे, आप देख लो मेरे चैनल पे कम से कम 1500 वीडियो पड़ी होगी, आज तक एक भी वीडियो मैराथन की नहीं होगी। मैराथन भी एक वीडियो डाली है जो कि मैंने पूरा सिलेबस को इकट्ठा करके डाल दिया था, अलग से कोई रिकॉर्ड ही नहीं करा कभी जिंदगी में मैराथन। अरे क्या कर लोगे भाई 10 घंटे में, क्या पागल हो गया भाई, 10 घंटे में क्या पूरा कोर्स करा दोगे क्या, कैसा कोर्स होगा मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मेरे को नहीं समझ में आया वो कैसा कोर्स होगा भाई, कितना आउटपुट आएगा मेरे को नहीं पता, मेरे को एक्चुअली में नहीं पता। मैं किसी टीचर को गलत भी नहीं कह रहा, हो सकता है मैराथन से बहुत स्टूडेंट को बेनिफिट भी होता हो, बहुत से स्टूडेंट को बेनिफिट होता हो, बट मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि जितना आप 1000 टीचर से पूछ लो, अगर आपसे कहो 1000 टीचर से, आप अपने पर्सनल टीचर से पूछ लो जाकर कि सर सेल्फ स्टडी करना ज्यादा बेनिफिशियल होता है या यूट्यूब पर वीडियो देखकर पढ़ने से ज्यादा बेनिफिशियल होता है, 1000 में से 1000 का 1000 टीचर यही कहेंगे कि सेल्फ स्टडी जितनी करोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। सेल्फ स्टडी का मतलब है खुद से प्रैक्टिस करना, खुद से जितना लिखना। अब किसी भी टीचर से आपने जहां से क्लास ली है वहां से पता कर लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं कि कंपटीशन ज्यादा है, इस वजह से नई नई चीजें आती रहती है मार्केट के अंदर। मैराथन का कोई कंसेप्ट नहीं था, मैराथन लेकर आ रहे क्योंकि कंपटीशन है, बच्चे क्या करता है, व्यू आता है, स्टूडेंट इंस्टीट्यूट कैसे, इंस्टीट्यूट ये चीजें क्यों लेकर आ रहा है, मैराथन पेपर टाइम पे मैराथन क्यों लेकर आता है, सबसे ज्यादा व्यू आते हैं मैराथन के अंदर। कोई नहीं देख रहा होगा पूरा 10 घंटे का 11 घंटे, पर व्यू आते हैं, वहां 1-1 लाख व्यू चले जाते हैं, इंस्टीट्यूट को बेनिफिट होता है उससे, बहुत बेनिफिट होता है कि हाँ यार स्टूडेंट आया हमारे चैनल पर, हमारे चैनल की ग्रोथ बढ़ रही है, स्टूडेंट व्यू देख रहा है, सबसे टॉप पे चलेगी मैराथन। आप कहीं पे लिख लो फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैराथन, कहीं पे लिख लीजिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैराथन, मेरी वीडियो कभी जिंदगी में नहीं आएगी वहां पर। आप सीधा लिखो सीएमए इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लास, मेरी वीडियो देखेगी वहां। क्यों? क्योंकि भाई क्लास में ही डिटेल में पढ़ा देते हैं हम। फिर भी मैं लेकर आया कि भाई बहुत ज्यादा डिमांड आ गई, अरे पहले नहीं आते थे इतनी डिमांड, पर जब सभी इंस्टीट्यूट करने लगते हैं ना, स्टूडेंट हमसे भी डिमांड करने लगता है कि भैया देखो सर बाकी सब भी कर रहे हैं, आप भी लेकर आओ, मैराथन इंस्टीट्यूट मैराथन वगैरह लेकर आओ, ये चीजें लेकर आओ। मैंने उनको कैसे बताऊं कि भैया उसका आउटपुट नहीं आता, मेरे को तो नहीं समझ में आता मैराथन का कोई कंसेप्ट क्या है क्या नहीं है। 11 घंटे में आप पूरा कोर्स कंप्लीट करो, 11 घंटे खुद पढ़ लोगे ना, मैं आपको कहूंगा वो ज्यादा बेटर है, मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा आपको कि आपने खुद से 11 घंटे पढ़ लिया, यार मजा आ गया। वो 11 घंटे ना बहुत बड़ी चीज है दोस्त, आप पढ़ के देखना, खुद से एक दिन बैठना और 10 से 11 घंटे बिताना, और 11 घंटे पढ़ने के बाद आप खुद रियलाइज करना कि मैंने कितना आउटपुट जनरेट करा जब एक मैराथन में मैं पढ़ता हूँ। अब एक क्लास का मैराथन देख लो और एक आप खुद चेक कर लो ना, अब तो अब क्या है, बातें कहने से थोड़ी ना होता है, आप खुद चेक कर लीजिए।
आप एज अ स्टूडेंट काम कर रहे हो, आप एक क्लास का मैराथन देखो और एक क्लास को, एक सब्जेक्ट का मैराथन आप देख लो, उससे पढ़ लो 10 घंटे, और एक सब्जेक्ट का आप खुद से 10 घंटे पढ़ लो, अब पता चल जाएगा एंड आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। मैं श्योर हूं क्योंकि मैंने ये चीजें करा है, जितना मैं सेल्फ स्टडी करा, जितने मैंने करा है सर। मैंने 11 घंटे पढ़े हैं पर मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, मैं सही बता रहा हूं आपको। 6 दिन में कोर्स कंप्लीट होता था मेरा। मैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट करी थी पढ़ना। मैं सर ये बातें इसलिए बता रहा हूं आपको, मैं आपका टाइम कोई खराब नहीं कर रहा, पर मैं आपको भटकाने से, जो बहुत सारे मार्केट में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, पर बहुत गलत चल रहा है जो भी चल रहा है, ठीक है। इन एंड आप देखिएगा मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम होंगे, रेयर होंगे, क्योंकि मैं अट्रैक्टिव वाली कोई चीज करता ही नहीं। जेन्युइन जो भी अगर मेरे सब्सक्राइबर है, मान लो जितने भी सब्सक्राइबर मेरे पास है वो जेन्युइन सीएमए के हैं। ना तो मैं कोई ऐसी चीज करता अट्रैक्टिव जिससे व्यू बढ़े, ना तो मैं ऐसी चीज करता कि भैया जिससे मैं बच्चे को खींच सकूं, ना तो मैं किसी अपनी टीम से ये कहता कि बच्चे को कॉल करे क्लास बिकवाओ। नहीं, अगर किसी को मेरी क्लास पसंद आती है तो नंबर होता है, वो अपने आप खुद कांटेक्ट कर लेता है, और अच्छे खासे बच्चे हैं सर, अच्छे खासे बच्चे हमारे पास स्टूडेंट है। बट मैं हर एक स्टूडेंट को पर्सनली तो नहीं गाइड कर सकता, पर ये वीडियो के माध्यम से तो एटलीस्ट कर सकता हूँ कि भैया पेपर के जब एंड महीना बच रहा हो ना, तो कोशिश करो कि अगर आपके पास 12 घंटे है तो कोशिश करो कि 8 से 10 घंटे की आप खुद से सेल्फ स्टडी कर लो। अगर आप यूट्यूब की वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी देख लो, कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी देख लीजिए। बट दैट सेल्फ स्टडी का टाइम जो है वो आपको बहुत ज्यादा इंक्रीज करना होगा। जितनी आप खुद से मेहनत करेंगे, जितनी एनपीओ के क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, उतना आपको आएगा पेपर में, उसी का बेनिफिट होगा आपको, पास होंगे आप। ये तो फेल हो जाओगे आप। जो स्टूडेंट एंड एंड तक कहता है ना कि यार मैंने नहीं पढ़ा, नहीं, अगर आपको लगता है अंदर से फील होता है मैंने नहीं पढ़ाई करी, मैं नहीं पढ़ पाया या मेरे से नहीं हो पाया, तो भैया लीव कर दो अटेम्प्ट, अगला अटेम्प्ट दे दो। बट स्टूडेंट क्यों आता है कम रिजल्ट? अरे 100 में से 50% बच्चा तो कोर्स ही नहीं करता। अभी भी मेरे पास 350 स्टूडेंट है पेड के अंदर, 350 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। 350 में से मैं आपका ये गारंटी मैं लिख कर दे सकता हूं ये बात, अगर मैं आपको भी डाटा दिखाऊं, 50 बच्चों ने अपना कोर्स कंप्लीट करा होगा। कुछ कुछ बच्चे तो स्टार्ट ही नहीं करते, 33 घंटे। अरे भाई 160 घंटे का कोर्स है, तुम 30 घंटे पढ़ रहे हो, पेपर 2 महीने बाद है, कैसे हो जाएगा भाई वो पास? आएगा 6% रिजल्ट। इंस्टीट्यूट ने बहुत बेकार रिजल्ट दिया है, इंस्टीट्यूट ने ऐसा कर दिया, इंस्टीट्यूट ने वैसा कर दिया। अरे करेगा ही वो ऐसा? तुम कोर्स ही कंप्लीट नहीं करके जाओगे पढ़ के, तुम कैसे उम्मीद लगाओगे कि भाई, अरे तुमने कोर्स ही नहीं करा तो रिवीजन तो दूर की बात है, फिर एंड में मैराथन ही एंड में व्यू मैराथन में आएंगे, क्योंकि पता है भैया कोर्स तो हुआ नहीं है मेरा, तो चलो मैराथन से एक बार घुमा देते हैं, पेपर देकर क्या पता पास हो जाऊं। क्या पता से नहीं होता भैया, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो। एक मेरे स्टूडेंट ने डाला हुआ था, मेरे को तो नहीं मिला, उसने डाला हुआ था, कह रहा था वर्ल्ड के जो सबसे टॉप 10 कोर्स है ना, जो सबसे मुश्किल कोर्स है, उसमें से 7वें नंबर पे आता है सीएससी एमएससीएस। टॉप वर्ल्ड के, इंडिया के नहीं कह रहा, वर्ल्ड के टफेस्ट कोर्स के 7वें नंबर पे आता है। मैंने शायद उसका वो भी डाला होगा टेलीग्राम वगैरह में, 7वें नंबर पे आता है। तो आप कैसे ये उम्मीद लगा रहे हो कि यार एक मैराथन 10 घंटे का देखूंगा और मैं पेपर देकर आ जाऊं और पास हो जाऊं? लगाओ सर उम्मीद। पास वही बच्चा होता है ना जिसने पूरा कोर्स करा होता है, जिसने उस एक महीने के अंदर, लास्ट के महीने में जी जान तोड़ से अपने खुद से मेहनत करी होती है। ये बात तय कर लो, कोर्स कंप्लीट होने के बाद 1 महीना भी इनफ होता है रिवीजन करने के लिए। वीडियो देख हटाओ और अपनी खुद से रिवीजन करना बैठ जाओ। मैंने करा है भाई, मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट, 66% आई थी, 67% क्या कहते हैं 12वीं क्लास के अंदर, 12वीं क्लास में 67%। अभी तो अपनी कहानी बताऊंगा तो आप कहोगे सर कितनी, मैं बहुत बार फेल हुआ हूं अपनी लाइफ के अंदर। 67% आई थी। मुझे पता था जितनी सेल्फ स्टडी करूंगा, जितनी सेल्फ स्टडी करूंगा, जितनी सेल्फ स्टडी करूंगा, उतना मैं अपना अच्छा नंबर लेकर पढ़ाऊंगा, मैं पास हुआ। मेन कहानी है सेल्फ स्टडी, जितनी प्रैक्टिस खुद की, खुद अपने हैंड से लिखी हुई, तभी पास हो। बाकी दोस्त आपके ऊपर है, आप किसी इंस्टीट्यूट के अट्रैक्टिव में आ जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना काम करता हूं, मैं ना तो कोई ऐसी चीज करता हूं जिससे अट्रैक्ट हो जाए स्टूडेंट मेरे पास आ जाए, ये सब चीजें नहीं होती। पर अगर आप मेरी जेन्युइन तरीके से वीडियो देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ यार वाकई में बहुत सही तरीके से पढ़ाया गया है, और वो चीजें हमें समझ में भी आती है और हम उसको अच्छे से कर भी पाते हैं। इन एंड ये फास्ट ट्रैक एक कंप्लीट नहीं है, इन द सेंस कंप्लीट कवरेज नहीं है, क्योंकि कंप्लीट कवरेज तब होगा जब आप क्वेश्चन की मेहनत करोगे। मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट तो करा रहा हूं, आप देख रहे हो, मैं सारा कॉन्सेप्ट कोई भी नहीं छोड़ता, पर क्वेश्चन लिमिटेड होते हैं, क्योंकि मैं लिमिटेड ही करा सकता हूं, क्योंकि मैं सारा नहीं करा सकता सर, यहां पर मैं लिमिटेड ही करा सकता हूं। बट आप तो अनलिमिटेड तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं ना। तो कंप्लीट तब आपका फास्ट ट्रैक ये संपूर्ण होगा जब
आप इस एनपीओ या कोई भी चैप्टर जब मैं कंप्लीट करता हूं उसके आप कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन करते हैं। जितने स्टडी मैट में उतने कर लो, एक बार नहीं बार बार करो, बार बार करो दोस्त। एक बार करने से कभी क्वेश्चन नहीं आता। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, जितनी ज्यादा आप खुद से करोगे, मेहनत तो करते हैं सब लोग खुद से बहुत बार। एक स्टूडेंट एक क्वेश्चन एक ही बार कर रहा है, उसने कहा मेरी प्रैक्टिस हो गई। एक स्टूडेंट उसी क्वेश्चन को 3 बार कर रहा है, कह रहा अब हुई है मेरी प्रैक्टिस। तो फर्क है ना सर। तो जो ज्यादा मेहनत करेगा वही तो पास होगा ना दोस्त। जो मेहनत ही नहीं करेगा, जो एक क्वेश्चन एक बार करता है, कहता है जी हाँ मेरी रिवीजन हो गई, कभी नहीं होती सर। मेरा पढ़ाई करने का तरीका ये था, मैं एक सब्जेक्ट उठाता था। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे तरीका फॉलो करो, मत करो भाई, मेरा घटिया तरीका था, सही में बता रहा हूँ, पर मुझे इसी में अच्छा लगता था। एक सब्जेक्ट उठाता था, एक हफ्ता उसको पढ़ता था और एक एक क्वेश्चन 3-3 4-4 बार करता था। सही में रियलिटी, एक एक क्वेश्चन 3-3 में, एक क्वेश्चन मेरे कभी दिमाग में आया, मैं कहता रहा हूँ मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा अपनी लाइफ के अंदर। मेरे को एक बारी में एक क्वेश्चन कभी समझ नहीं आया। समझना सेंस कि मेरे को क्या होता है ना, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो एक टाइम ऐसा आता है कि याद हो जाता है क्वेश्चन। तो मैं वैसा करता था कि भाई मुझे याद ही हो जाए वो क्वेश्चन। जब पेपर में आए तो ऐसे, मेरे को आज भी याद है ओएमएसएम में सुबह 3 बजे उठा था मैं, जब पेपर था ओएमएसएम चैप्टर, ओएमएसएम सब्जेक्ट का पेपर नंबर 9 जो हमारा ग्रुप 2 में है, उसमें 3 बजे उठा था। और 3 बजे उठकर मैंने ना कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन रखे हुए थे, उनकी ना मैं बार बार प्रैक्टिस कर रहा था। वो 3 बजे से 8 बजे तक मैंने, उसके बाद तो निकल के अपना सेंटर पहुंचना होता था। तो 3 बजे से 8-9 बजे तक मैं लगातार उन्हीं की प्रैक्टिस करता था और भगवान कसम वही आ गया पेपर के अंदर। सर सबसे पहले निकला था। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि मैंने ना एक क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करी। नेटवर्किंग हो गया, कोई भी एक चैप्टर हो गया, उसकी क्वेश्चन की ना बार बार प्रैक्टिस करी और पेपर में ओएमएसएम के पेपर वही आ गया। स्टडी मैट का पेपर ओएमएसएम का स्टडी मैट से आता है, तो वही आ गया पेपर के अंदर। और मेरे को ये हो रहा है कि यार अभी तो करके आया हूं 1 घंटे पहले ये क्वेश्चन। ऐसे 4 क्वेश्चन आए थे 15-15 नंबर के, मतलब मेरे अच्छे नंबर आ गए थे। एसएम तो मैंने खैर नहीं पढ़ के आया, जिससे पढ़ाया था उन्होंने, सर ने नहीं पढ़ाया था एसएम। तो जब मैं पढ़ के नहीं गया तो मेरे 69 नंबर आए थे ओएमएसएम के अंदर। मैं इतना श्योर हूं ओएमएसएम के अंदर प्रैक्टिकल आता था उस टाइम पे 55 नंबर का, 55 से 55 आए होंगे, क्योंकि वो 55 नंबर वो थे जो मेरे क्वेश्चन पेपर में आ गए थे सुबह सुबह। और एक बार करता तो नहीं कर पाता वहां पर, उसी क्वेश्चन को मैं रिपीटेड टाइम कर रहा था, क्योंकि ओएमएसएम के अंदर ना स्टडी मैट में बहुत कम क्वेश्चन है। एक चैप्टर के अंदर 10 क्वेश्चन है, 10 को मैं 3-3 बार घुमा दिया, याद हो गया मुझे वो। तो मैं ये समझाना इसलिए चाह रहा हूं कि जब एक क्वेश्चन आप बार बार करते हो ना, तो आपको वो एक टाइम पे याद ही हो जाता है। इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, और स्पीड इतनी तेज बढ़ती है। 3 बजे पेपर स्टार्ट, 2 बजे पेपर स्टार्ट हुआ था, शायद 2 बजे हुआ था, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 बजे पेपर खत्म होना था। मैं 2 बजे पेपर स्टार्ट करा, 3:30 बजे पेपर खत्म करके घर बाहर आ गया मैं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो गई थी। एक तो मुझे मैथ बहुत पसंद है दोस्त, तो इस वजह से ना ओएमएसएम के अंदर मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा रोल होता है और मजा आता है उसको करने में, तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो गई थी, इस वजह से वो अच्छा हुआ। बाकी और सब्जेक्ट में ऐसा नहीं बोला, पर ओएमएसएम में ऐसा मेरे साथ हुआ। तो ये कह रहा हूं कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है मार्केट में, अलग अलग तरीकों से इंस्टीट्यूट, कभी मैं आपको कह रहा हूं बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे भी है, उनको कभी मतलब नहीं है किसी बच्चे से पास हो रहा है फेल हो रहा है, ऐसी तैसी में जाए, हमें हमारी फीस मिल गई और हम खुश, बस ऐसे सोचते हैं। पर सोचना आपको है दोस्त, आपको पास होना है तो किसी इंस्टीट्यूट के अट्रैक्टिव में मत आइएगा। अगर आपको बेनिफिट लगता है, जेन्युइन बेनिफिट लगता है उस इंस्टीट्यूट से, तो आप बिल्कुल उनको फॉलो करिए, बिल्कुल वो जो कहते हैं टीचर उनको फॉलो करिए। और आपको लगता है कि यहाँ तो बस चल रहा है, अट्रैक्शन चल रहा है, प्रमोशन चल रहा है, सब कुछ ये चलता है, और आउटपुट क्या आ रहा है उस जगह से आपको वो कुछ नहीं मिल रहा, तो फिर नहीं जाइए। बाकी आपके ऊपर है, समझाने का तरीका मेरा था, मैंने आपको समझा दिया है। आपकी हैंड से अब जो है आपको सोचना है, आपको पास होना है, तो एक ही चीज है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस। लास्ट महीने 12 घंटे पढ़ते हो, 10 घंटे सेल्फ स्टडी करो, लाइब्रेरी जाओ, कहीं भी जाओ, घर पे जाओ, 10 घंटे खुद से पढ़ो, यूट्यूब की वीडियो मत दो। आपको फिर भी यूट्यूब से पढ़ना है तो 2 घंटे अलग से टाइम निकालो यूट्यूब के लिए, पर 10 घंटे अगर जितनी भी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो उसका 90% पार्ट सेल्फ स्टडी का होना चाहिए। मतलब जितने घंटे पूरे दिन में आप पढ़ोगे, 10 घंटे 12 14 जो भी अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, उसका 90% सेल्फ स्टडी का होना चाहिए, और 10% ही आप यूट्यूब पर वीडियो देखकर किसी टीचर से पढ़िए। अब मेरे से पढ़ना चाहता है मेरे से पढ़िए, अब मैं सारा नहीं लेकर आ रहा सब्जेक्ट, तो बाकी टीचर को भी फॉलो करिए, उनसे भी पढ़िए। मैराथन देखना मैराथन देखिए, मैं किसी कोई खिलाफ नहीं हूँ, किसी टीचर के खिलाफ नहीं हूँ, ना किसी चीज से इन एंड मैं उससे खिलाफ हूं, जो चीज आपको दे रहे उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा।
और अब फिर भी उसको देखे जा रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आज के लिए हम इतना ही खत्म करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने करा दिया है, इसी के साथ जो अनसॉल्व वाला केस था वो आप कर लीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, एक बार करोगे आप कहोगे अरे ये तो वही क्वेश्चन है जो अभी करा, तो करके क्या फायदा। तो इतनी कहानी से भी उसी के लिए बता रहा हूं कि एक क्वेश्चन को एक बार करने से नहीं आता, एक से ज्यादा बार करोगे तब दिमाग में सेट हो, ठीक है ना। तो सेम क्वेश्चन करना है स्टार्ट आपको इसके बाद। और एक जो क्वेश्चन रह गया है तीसरा वाला, जो आपकी नेक्स्ट क्लास में मैं करा दूंगा, उसमें टाइम लगेगा, इसलिए मैंने आज नहीं कराया। आज मुझे कुछ आपको बातें बतानी थी, इसलिए मैंने बता दी। बाकी सर मैंने ऐसा कुछ बोल दिया जिससे आपको कोई बुरा लगा या कुछ होगा, उसके लिए सॉरी, बट मेरा इंटेंशन कभी भी आपको गलत डायरेक्शन देना नहीं है। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, मुझे पता है पैसा जाने के बाद अगर हम उस चीज को नहीं करते, उस चीज को अगर हमारे को आउटपुट नहीं निकल कर आता, तो हम तो निराश होते ही है। साथ में पेरेंट्स आपको नहीं दिखाएंगे पर निराश तो होंगे। तो मेरा कोई भी डायरेक्शन या मेरी कोई भी आप बातें, कही हुई बातें अगर आपको बुरी लग जाती है तो नीचे कमेंट में उसको जाहिर करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए माफी चाहूंगा। और क्या कहते हैं, बाकी आप समझदार है और आप अपना डिसीजन खुद लीजिए, और किस चीज पे डिसीजन लेना है मेरी बातों को समझिए, गलत चीजों से दूर रहिए। आपको जो चीज आउटपुट नहीं दे रहा उसको छोड़ दीजिए, जो चीज आउटपुट दे रहा प्रॉपर्ली उसको 100% फॉलो करिए। अब वो मेरी जगह हो या कोई और डिफरेंट टीचर हो, उनको भी फॉलो करिए। अगर वहां से आपको अच्छा आउटपुट मिलता है, आपको लगता है कि यार ये चीज मुझे अच्छे से आ रही है और मैं उस पर अच्छा कर पा रहा हूँ, तो जरूर उनको फॉलो करिए। मैं तो चाहूंगा आप उनको जरूर फॉलो करिए। चलिए दोस्तों, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।